माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग क्लासेस में मैं प्रतिज्ञा त्यागी संस्कृत विषय की प्रवक्ता नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज मकनपुर गाजियाबाद से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में भी आज का हमारा टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। ये माहेश्वर सूत्र हैं क्या, कहाँ से ये आए, इन सब को जानने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे से बताऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये माहेश्वर सूत्र क्या हैं। आप जानते हैं जैसे कि मानव बड़ा ही बुद्धिजीवी प्राणी है, आप जानते हैं, और कहाँ से प्रगति करते करते मनुष्य आदि मानव से आज कहाँ तक पहुँच चुका है। वो किसकी बदौलत हुआ? वो सब हुआ उसके नियम कायदों कानून के अनुसार। क्यों? उसने नियम का पालन करके स्वयं को सभ्यति और मर्यादित किया, नियमों का पालन करके वो मर्यादा के दायरे में आया और उन्हीं नियम कानून का पालन करते हुए वह एक सभ्य मनुष्य बना। उसके द्वारा जो ये आप भाषा पढ़ते हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी साहित्यिक भाषाएं हैं या जितना भी हमारा ज्ञान है, वो सारा उन्होंने अर्जित किया और अर्जित करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए उन्होंने उसे पुस्तकों के रूप में, ग्रंथ के रूप में भंडारित कर दिया ताकि वो आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकें। तो उसमें मुख्यतः ज्ञान के तो अनेक विषय हैं, लेकिन आपका विषय जो है वो है संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बड़ी ही शुद्ध, परिमार्जित और सुसंस्कृत है। वो कैसे इतनी सुसंस्कृत बनी? उसके लिए भी नियम कायदे इस्तेमाल करने पड़े, तभी वो आज आपको इतने परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। तो वो कैसे बनी, उसके लिए हमारे बहुत सारे विद्वान हैं वैसे तो, जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण की रचना की, लेकिन उनमें से मुख्य हैं तीन: महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि और महर्षि पाणिनि। इन तीनों के समूह को मुनित्रय की संज्ञा से जाना जाता है या उन्हें मुनित्रय की संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो व्याकरण लिखी, जिसकी रचना की, वह बहुत ही शुद्ध, परिमार्जित थी, जो कि लोक व्यवहार में प्रचलित हुई और आज भी हमारे साहित्य को बहुत ही परिमार्जित, परिष्कृत करती है। इन तीनों में भी महर्षि पाणिनि मुख्य माने जाते हैं, जिनकी व्याकरण को आज हम सबसे ज़्यादा रूप में पढ़ते हैं। तो महर्षि पाणिनि जी के बारे में शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इन्होंने भगवान महेश अर्थात शिव जी की बहुत गहन आराधना की, गहन तपस्या की। तो भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें ज्ञान के लिए उन्होंने 14 सूत्र प्रदान किए। अब वो भगवान महेश ने प्रदान किए थे, इसलिए महर्षि पाणिनि ने उनको माहेश्वर सूत्र के नाम से उनको नाम दिया या जाना जाता है। ये माहेश्वर सूत्र जो हैं, इन्हीं के ऊपर आज हमारी संस्कृत की व्याकरण टिकी हुई है। यही माहेश्वर सूत्र हैं जो संस्कृत को आधारशिला देते हैं। अब मैं आपको आगे माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, ये 14, तो ये बताऊंगी। सबसे पहला हमारा है सूत्र आई उण, री ऋक, ए ओंग, आई औच, है वर्ट, लण, यम गणनम, छभाएं, घड़ धश, जब गढ़ दश, खफ छठथ, चटतव, कपय, शस सर, हल। इस तरह से इनकी संख्या 14 है। ये 14 सूत्र जो हैं माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। इन माहेश्वर सूत्र का सामान्य सा परिचय तो पहले मैं ये दूंगी कि इसके अंतर्गत, इन सूत्रों के अंतर्गत हमारी पूरी वर्णमाला आ जाती है। कौन सी वर्णमाला? जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है। तो ये सारे उसी से संबंधित है। तो अभी माहेश्वर सूत्र जो आपने देखे अभी, तो उन माहेश्वर सूत्र से हमें क्या करना होता है? प्रत्याहार बनाने होते हैं। प्रत्याहार कैसे बनते हैं पहले तो मैं यही बता दूं। प्रत्याहार बनाने का तरीका है, आपने जो अभी माहेश्वर सूत्र में पहला सूत्र पढ़ा आई उण, आई उण में आप पहला वर्ण लीजिए और अंतिम वर्ण। पहला वर्ण क्या है? आ, अंतिम वर्ण है ना। तो आ और ना, ये लेकर बन गया हमारा अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या है? अ, ई, उ, 3 वर्ण आएंगे।
तो ये तीनों वर्ण आपके अण प्रत्याहार में समाहित हो गए। अर्थात जब आप अण प्रत्याहार को एक्सप्लेन करेंगे या खोलेंगे तो आपको 3 वर्ण का प्रयोग करना है, ए, ई, उ। लेकिन जो अंतिम वर्ण है ना, वो नहीं गिना जाएगा। क्यों? वो अंतिम वर्ण हलंत है और हलंत वर्ण को प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, वर्णों में उच्चारण नहीं होता। वैसे प्रत्याहार बनाने का नियम यही है कि हलंत वर्ण तक आपको जाना है, उस वर्ण का ही अंतिम वर्ण आपका प्रत्याहार का निर्माण करेगा। ठीक है। उसके बाद इस वाले प्रत्याहार में मैंने 2 सूत्र लिए हैं, घड़ धश, जब गढ़ दश। तो घड़ धश का हमने घा लिया और जब गढ़ दश का शा लिया, तो हमारा प्रत्याहार क्या बना? घश प्रत्याहार। अब घश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा। इन वर्णों का आपका समाहार हो गया घश प्रत्याहार में। लेकिन इसमें भी वही नियम लागू होगा कि आपका हलंत वर्ण कोई सा भी घश प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हलंत वर्ण को छोड़ देना है गिनते समय। उसके बाद आपका तीसरा प्रत्याहार, ऐसे आप कहीं से वर्ण लेकर के कहीं तक भी कितने भी प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन तरीका यही इस्तेमाल करना है। ऐ उण से मैंने हल तक का वर्ण लिया है। इसमें 2 प्रत्याहार यानी ऐ उण और हल तक जब आप जाएंगे, बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके सारे आ जाएंगे अ और ला। अल प्रत्याहार बनेगा। अल प्रत्याहार में आपके जितने भी स्वर हैं सारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका अल प्रत्याहार इसी तरह से बना। उसके बाद मैंने 4 और लिए हैं, ऐ उण, रील रिक, ए ओंग, ऐ औच। ठीक है। इसमें 4 आपके सूत्र हैं। तो 4 में अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ यानी अच प्रत्याहार बना। ये अच प्रत्याहार यानी ऐ उण का ऐ लिया है और ऐ औच का चा लिया, तो अच प्रत्याहार बन गया आपका। उसके बाद आता आपका है वरट। अच्छा हाँ, एक चीज और, अल प्रत्याहार में ऐ उण से हल तक के सारे वर्ण आते हैं जो अल के अंतर्गत आते हैं, और अच में जितने भी स्वर हैं सारे स्वर आ जाते हैं। ठीक है। अल में आपके स्वर व्यंजन सारे समाहित होते हैं। उसके बाद आता है हाय वरट से लेकर के जितने भी सूत्र हैं हल तक सारे आ जाते हैं। तो हाय वरट का है और हल का ले क्या बनेगा? हल प्रत्याहार। उसमें बीच में जितने भी हलंत वर्ण को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं सारे आ जाएंगे, जो कि आपके सारे व्यंजन ही व्यंजन हैं, उसमें स्वर नहीं आएंगे, खाली व्यंजन आएंगे। तो इस तरह से आप कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। और ये तो आपको बनाने का मैंने अभी तरीका बताया, लेकिन ये प्रत्याहार होते क्या हैं, इनका क्या आपका इस्तेमाल है, वो चीज़ मैं एक बार और बता देती हूँ। वर्णों के संक्षिप्त यानी छोटा रूप कर देना। किसी बड़ी चीज को छोटा करना संक्षिप्त कहलाता है। तो संक्षिप्त करने को ही हम प्रत्याहार कहते हैं। अभी आपने देखा, ये हमने संक्षिप्त रूप ही तो किया है, छोटा किया है, बड़े को छोटा बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि जो बहुत बड़ी चीज़ होती है उसे हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब उसे हम छोटे रूप में कर देते हैं तो उसे याद करना आसान हो जाता है। इसी वजह से महर्षि पाणिनि ने सूत्रों को प्रत्याहार रूप में परिवर्तित करने का ये नियम बनाया कि जिससे आप आसानी से संस्कृत की व्याकरण सीख सकें। और जो महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या बताई है वो 42 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वर्णमाला में जब उन्हें जरूरत पड़ी जितनी भी, उन्होंने 42 प्रत्याहार बनाए, तो उनका ही वर्णन किया। हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम ज़्यादा भी बना सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब आप अगर आपकी व्याकरण की किताब है, संस्कृत व्याकरण की किताब में आप देखेंगे आपको 42 का वर्णन मिलेगा, सबके नाम लिखे हुए क्रम से मिलेंगे, लेकिन
एक प्रत्याहार मैंने आपको समझाने के लिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो कि हम बना तो कुछ भी सकते हैं लेकिन मैडम ने 42 बताए हैं या किताब में 42 लिखे हैं, तो इसके लिए मैंने एक घश प्रत्याहार अपनी तरफ से बनाया है, जिससे कि आप जान सकें कि इस तरह से हम आवश्यकता पड़ती है तो हम बना सकते हैं। ये नियम नहीं है कि हम उन 42 से ज़्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे आशा है। तो इन्हें आप देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप जब संस्कृत की व्याकरण पढ़ेंगे, चाहे उसमें संधि पढ़ें, चाहे समास पढ़ें, चाहे प्रत्यय पढ़ें, उन सब के लिए ये समझ लीजिए व्याकरण का बहुत बड़ा हिस्सा, संस्कृत व्याकरण का, इन सूत्रों पर टिका हुआ है। तो उसके साथ साथ हमें अपनी देवनागरी जो हमारी वर्णमाला है, वो थोड़ी, जो आप हिंदी वाली वर्णमाला पढ़ते हैं, संस्कृत वर्णमाला उससे थोड़ी अलग हटके है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ और ज़्यादा वर्णों का समावेश इसमें किया गया है। तो उनका परिचय देना मुझे बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आप ये ढूंढेंगे कि ये वर्ण कहाँ से आ गई, ये तो हमने वर्णमाला में पढ़े ही नहीं। तो और उनका क्रम भी निश्चित है। इसी वजह से आज मैं आपको फिर से कक्षा 1 में या नर्सरी के जी जो भी आप पढ़े हैं उसमें लेके चलती हूँ। वर्णमाला का ज्ञान आज हम फिर से करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी देवनागरी वर्णमाला के अंतर्गत, अच्छा एक चीज़ और, हमारी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, पहले मैं स्वरों का ही परिचय दे देती हूँ। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अहा। ये आपने स्वर पढ़े हैं अब तक, लेकिन उनमें से आपने देखा होगा ये री, दीर्घ री आपने कहीं नहीं पढ़ा, री आपने कहीं नहीं पढ़ा। ये संस्कृत वर्णमाला के वर्ण हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हमें फिर से एक बार रिवाइज करना जरूरी है वर्णमाला को। तो ये आपके सारे स्वर हैं। उसके बाद स्वर भी 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कैसे? जैसे इनका आपको रूप दिखाई दे रहा है, उसी के अनुसार इनमें अलग अलग भेद हैं। नंबर 1 क्या है? हीर्ष स्वर। हीर्ष्व क्या होता है? हीर्ष कहते हैं छोटे को, यानी जिसे आप अक्सर बोलते हो छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ। यही संस्कृत भाषा में या शुद्ध रूप में आप हीर्ष बोलेंगे। तो हीर्ष स्वर के अंतर्गत आता है आपका अ, ई, उ, री। ठीक है, उसके बाद आता है दीर्घ। दीर्घ क्या है? यानी बड़ा, जो हीर्ष से बड़ा हो वो दीर्घ कहलाएगा। दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये आपके सारे स्वर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्लुत। प्लुत स्वर शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। प्लुत में क्या है? जो आपका ओम शब्द आपने देखा है, ओम का उच्चारण आप करते हैं, तो इस ओम में 3 लिखा है। 3 का मतलब है जैसे हीर्ष को बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, उसकी 1 मात्रा होती है, दीर्घ में हीर्ष से दुगुना समय लगता है, इसीलिए उसे दीर्घ कहते हैं। और प्लुत का अर्थ होता है जिस स्वर को बोलने में, हीर्ष स्वर को बोलने में हमने जो समय लिया उससे 3 गुना लगना, वो प्लुत कहलाता है। और एकमात्र स्वर आपका प्लुत का ओम ही हमें अभी मौलिक भाषा में नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये वैदिक संस्कृत में प्लुत स्वर का प्रयोग होता था। आज जो हमारी लौकिक संस्कृत है उसमें नहीं होता। हाँ, ओम हमारा प्रणव मंत्र है, तो हम ओम का उच्चारण अक्सर करते हैं, मंत्रों में भी सुनते हैं, देखते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपको पता है ओम का कितना उच्चारण होता है। तो इसीलिए ओम प्लुत के अंतर्गत आता है और इसे ही आप लौकिक संस्कृत में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद 3 रूप होने के बावजूद भी आपके हीर्ष में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन दीर्घ में फिर से बदलाव आता है या भेद हो जाते हैं। वो भेद किस कारण हो जाते हैं? जैसे आपके हीर्ष स्वर हैं वो मौलिक रूप में हैं, वो किसी के मेल से या किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बने, वो उनका अपना शुद्ध रूप है। लेकिन जब हम दीर्घ स्वर में आते हैं तो हमारे दीर्घ स्वर 2 रूप में हो जाते हैं, एक मौलिक या शुद्ध रूप में, दूसरे हो जाते हैं मिश्रित रूप
या संयुक्त रूप में। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, मिश्रित का भी अर्थ वही है, जुड़ा हुआ। तो इस तरह से अब इनका विभाग हम करते हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्यों? ए जो है आपका ए और ई, यानी हीर्ष दो स्वरों के मिलने से ए बनता है, तो ये संयुक्त हो गया, यानी दो स्वर इसमें जुड़ गए। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऐ। अब ऐ कैसे बना? ए का निर्माण हो चुका है, तो आ और ए मिलकर के आपका ऐ बनता है। ठीक है, तो ये भी संयुक्त हो गया। उसके बाद आते हैं आप आ, यानी ओ के लिए आ और ऊ मिलकर के आपका बनता है ओ, यानी दो स्वरों का फिर से मेल हो गया, तो ये संयुक्त हो गए। अब उसके साथ देखिए आ का निर्माण, ओ का निर्माण हो चुका है। अब ओ से औ कैसे बनेगा? ए और ओ मिला करके आपका औ हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से ये दो दो वर्णों से मिलने के कारण संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका अंग अहा, इसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन जब कहीं आप आगे पढ़ेंगे तो ये आपके दीर्घ में ही गिने जाएंगे। क्यों गिने जाएंगे? क्योंकि इनकी भी दो मात्राएं होती हैं। मात्राएं दो क्यों होती हैं? अब हम उसका कारण पढ़ते हैं। अंग और अहा जी, इन दोनों स्वरों को हम अयोगवाहक कहते हैं, या ये दोनों स्वर अयोगवाहक कहलाते हैं। अब ये अयोगवाहक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये स्वर स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बने हैं। अभी आपने देखा संयुक्त स्वर जो हैं वो स्वरों का स्वरों से मेल हुआ है, इसलिए वो संयुक्त स्वर कहलाए। लेकिन अंग और आह जो हैं वो आपके एक स्वर है, एक व्यंजन, यानी बदल गया, एक स्वर से आ गया, एक व्यंजन से वर्ण आ गया, तो इसलिए इन्हें हम अयोगवाह स्वर कहते हैं। अयोगवाह का मतलब समझते हैं? योग यानी मेल, जिनमें मेल हो, और अयोग जिसमें मेल ना हो, वो अयोग कहलाता है। वह वहन करना, यानी बिना योग वाले को हम वहन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से स्वर व्यंजन हैं? आ और आपका अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक यानी अभी वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। अनुनासिक वर्ण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, यानी ना, हलंत वाला ना। इन दोनों के मिल से ये स्वर है, ये व्यंजन है, तो इन दोनों के मिल से आपका अंग बना। और आ और हा यानी हलंत वर्ण है, इन दोनों के मेल से आपका अह बना। हलंत का मतलब क्या है? आपका ये हा आधा वर्ण है। ठीक है, तो ये अह आपका इस तरह से बना। ठीक है। अच्छा, मैंने एक बार परिभाषा के रूप में थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। जैसे हीर्ष स्वर को उच्चारण करने में, उच्चारण अर्थात बोलने में जो समय लगता है उसे एक मात्रा काल, काल मीन्स समय कहते हैं, और उसकी एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में हीर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, इस कारण इसे हम दीर्घ कहते हैं, और दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं। उसके बाद प्लुत, प्लुत स्वर को उच्चारण करने में हीर्ष से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसकी 3 मात्राएं होती हैं। और प्लुत स्वर का ओ, ये ए नहीं ओ है, ये प्रयोग करके केवल वैदिक संस्कृत में होता है। इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक है, इसे आप करेंगे, यानी ओ को 3 टाइम लिखना है हमें। ओ की 3 मात्राएं होंगी तो वो ओम बनेगा, प्लुत स्वर कहलाएगा, और इसका प्रयोग सिर्फ वैदिक संस्कृत में होता है। ठीक है, ये आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब उसके बाद, हालांकि ये चीज़ मुझे समझाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है अक्सर बच्चे मात्राएं भूल जाते हैं, मात्राओं में गड़बड़ आती है। तो किस स्वर की क्या मात्रा है मैंने एक बार लिख दिया है, उसको आप देखेंगे। सारे स्वरों की मात्राएं, आ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर व्यंजन के मेल से वो किस तरह से पूरी होती हैं, वो सारा लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ आप समझते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ भी मुझे एक्सप्लेन करनी है, बाकी कुछ नहीं। आपने देखा अस्वर, जितने भी स्वर हैं सबकी मात्राएं लगती हैं, लेकिन मैंने अस्वर की आज तक मात्रा नहीं देखी। आप लोगों ने देखी क्या?
अगर देखिए तो प्लीज़ एक बार बताएंगे। लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जितने भी व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों के मेल से पूरे होते हैं, अपने रूप में पूरे नहीं होते। जब उनका स्वर से मेल हो जाएगा तो वो पूर्ण हो जाएंगे, वरना शुद्ध रूप में वो आधे होते हैं। आधे की क्या पहचान है? देखिए, मैंने क का वर्ण लिया है, सबके नीचे हलंत लगा है। इस हलंत का मतलब है यह क वर्ण जो है शुद्ध रूप में है और इसके साथ कोई भी स्वर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही का के साथ आ की लगी तो मात्रा दिखाई दी आपको, क और आ मिलकर का बन गई। का के साथ ई लगा तो की बन गया। सारे आपको नजर आएंगे, लेकिन का के साथ जब आ मात्रा लगी यानी हलंत है तो का के साथ कोई मात्रा नहीं है, और का के साथ अगर हलंत नहीं है और कोई और मात्रा भी हमें दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब है इसके साथ आ की मात्रा लगी हुई है। ये आपके आ की मात्रा की पहचान है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मात्राओं का ज्ञान अगर संस्कृत के बच्चों को, हिंदी के बच्चों को ना हो तो बहुत शर्म की बात है। इसीलिए मैंने एक बार रिवाइज किया है कि आप इनको अच्छे से करेंगे और आज के बाद कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका मात्राओं का हुआ, स्वर का समाप्त हुआ। अब मैं पढ़ाऊंगी आपको व्यंजन। व्यंजन यानी मैंने पहले भी बताया था, हमारी वर्णमाला के दो रूप हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वतः उच्चारण होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने में हमें किसी भी चीज़ की मदद नहीं लेनी पड़ती। चीज़ से मतलब क्या है? जब हम कोई भी वर्ण उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु बाहर निकलती है, तो श्वास वायु कहीं ना कहीं हमारे मुख के किसी ना किसी हिस्से से अवश्य टकराती है। तो अवश्य टकराने के कारण जिस भी स्थान से टकराई वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अगर श्वास वायु सीधे ही निकलकर बाहर आ गई, वर्ण बाहर आ गया, तो इसका मतलब वो हमारा स्वर है। स्वर कभी भी किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते, स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। थोड़ा सा बस हम लोगों को प्रयास करना होता है। लेकिन व्यंजन कभी भी बिना सहारे के आगे नहीं बढ़ते, इसी कारण वो व्यंजन भी कहलाते हैं और स्वरों के मेल से पूरे होते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या है ये समझ में आ गया, व्यंजन क्या है ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके साथ मैं अब आपको बताऊंगी हमारी जो वर्णमाला आप पढ़ते हैं, मैं जानती हूँ सब पढ़ते हैं, सबने पढ़ा है, सब जानते हैं, एक एक वर्ण को पहचानते हैं। उसके बावजूद भी अगर कहा जाए कि आप वर्णमाला लिखकर दिखाइए तो सबका क्रम बिगड़ जाता है। मैंने अच्छों को देखा है, सबके क्रम में गड़बड़ जाती है। इंग्लिश में किसी की नहीं आती, लेकिन हिंदी में सब पिछड़ जाते हैं। तो आज इसीलिए मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, टा ठा डा ढ ण, ता था दा धा न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ श्र। तो ये हमारी वर्णमाला है। अब मैं इसको भी क्रम से बता दूं। हमारी वर्णमाला में का से माँ तक के वर्ण, हर एक पंक्ति में 5 वर्ण हैं। आप गिन करके देख सकते हैं का से माँ तक। तो पहली जो हमारी पंक्ति है कहाँ से शुरू हुई? का से गई, तो ये गा तक पहुंची है, तो इसे हम पहले वर्ण से गिनेंगे, यानी इसे हम बोलेंगे का वर्ग। वर्ग बन गया ना, एक लाइन बनी है, एक पंक्ति बनी है, तो ये हमारी कवर्ग है। ये चा से शुरू हुई है, ये चवर्ग है। ये टा से शुरू हुई है, ये टवर्ग है। ता से शुरू हुई है तो तवर्ग, पा से शुरू हुई है तो पवर्ग। अच्छा, ये तो माँ तक के वर्ण हो गए। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, ग या ण न म, ये आपके 5 स्वर हैं। जब आप इनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण अर्थात बोलते हैं, तो बोलते समय हमारी नासिका से यानी नाक से आवाज़ आती है। आप उच्चारण करके देखिए, तो ये नासिका से उच्चारित होने के कारण इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अनु यानी पीछे से, नासिक यानी नासिका, यानी बाद में जब हम इनको उच्चारित कर लेते हैं तो हमारी जो वायु है वो नाक से आती है निकल के कुछ, तो इसलिए इन्हें अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। ये 5 वर्ण आते हैं, हर वर्ग का अंतिम वर्ण है। ठीक है, उसके बाद या रा ला वा, ये 5 वर्ण जो हैं इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्यों अंतस्थ वर्ण कहते हैं इन्हें? अब इनका कारण देखिए, या रा ला वा जो हैं
वो हमारे ना तो पूरी तरह से स्वरों में आते हैं, ना पूरी तरह से व्यंजन में आते हैं, यानी ये बीच में स्थित हैं। इस कारण इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतः, अंत यानी बिल्कुल अंतिम, अंतः यानी जो बीच में स्थित हो, ना स्वरों में हो ना व्यंजनों में, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसके बाद श, श, सा, हा, ये आपके 4 वर्ण और आए। आप जरा इन्हें बोल करके देखिएगा, प्रयास करिएगा, तो आपको महसूस होगा कि जब इन्हें हम बोलते हैं तो हमारी श्वास वायु कुछ ज़्यादा घर्षण करती है। घर्षण यानी रगड़ मारती हुई बाहर आती है निकल के, ऊष्मा पैदा हो जाती है, ऊष्मा यानी ताप, गर्मी। तो इस कारण इन वर्णों को ऊष्म वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऊष्म यानी गर्म वर्ण। अच्छा, उसके बाद वो समझ तो आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्षय, त्रय, ज्ञ, ये व्यंजन भी शुद्ध रूप में नहीं हैं, ये भी संयुक्त अर्थात जुड़े हुए हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संस्कृत वर्णमाला में क्योंकि पहले ये शुद्ध रूप में आ चुके हैं, अपना शुद्ध रूप अपना अपना दे चुके हैं, इस कारण इन्हें हम संस्कृत वर्णमाला में नहीं रखते। लेकिन आप लोग इनको पढ़ते हैं, बार बार आपके सामने आते हैं, इसलिए मैं इनको एक बार मैंने आपकी वर्णमाला में लिख दिया है। और थोड़ा सा ओरल में बता देती हूँ कि आपका क्षय जो है ये कौन कौन से वर्ण से बनता है। का स्वर ये, और का कौन सा होगा, हलंत होगा, क्योंकि 2 वर्णों का मेल जब होता है जब उनके बीच में स्वर ना आ रहा हो। तो ये हलंत का और शा कौन सा, ये आपका षटकोण वाला शा, इन दोनों के मेल से बनता है। त्रा, ता यानी हलंत वाला ता, और रा ये आपका अंतस्थ वाला वर्ण, इन दोनों के मेल से बनता है। उसके बाद आता है, इसे अक्सर आप ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये बनता कैसे है, हलंत जैसे जय हलंत होगा, और ये वाला ये वर्ण होता है, इन दोनों के मेल से आपका ज्य बनता है। आप इसका उच्चारण मैंने देखा है अक्सर बच्चे ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ नहीं होता है, ये ज्य के नाम से जाना जाता है। क्यों, ये जय और य के मेल से बना है। और श्रय आपका ये शा, और शा भी हलंत वाला होगा, और आपके रै, इन 2 के मेल से, श और रै के मेल से आपका श्रय बनता है। तो इस तरह से ये आपकी वर्णमाला आज पूरी हुई, और आप इसको अच्छे से याद करेंगे, मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से करेंगे। और मैं आपको अगली वीडियो में और इससे आगे का लेके आऊँगी। संधि बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझ के। इसी के साथ ही धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और मैं कह दूं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। संस्कृत की जो व्याकरण है उसका पहला नियम ये है अभ्यास। अभ्यास करने से जितना आप करेंगे उतना ही आपका मजबूत होगा। इसी के साथ धन्यवाद।